हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन स्टेट में आपका। ललीन एकेडमिक में बीपीएससी जीके जीएस आपके लिए स्पेशल चलाया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक कंप्लीटेड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल 51 क्वेश्चन। पीईआरटी प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक का प्रयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका बी, परियोजना प्रबंध। परियोजना प्रबंध के लिए किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। चलिए कुछ जान लेते हैं पीईआरटी के बारे में। ये स्वपालन परियोजना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये नई सेवाओं की योजना बनाना है और डिजिटलीकरण परियोजना बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन। विद्यामित्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यामित्र आपका इसका आंसर होगा बी, एकीकृत ई कांटेक्ट पोर्टल है। तो विस्तार से समझते हैं कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न ई लिंक पोर्टलों और संसाधनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसका मुख्य लक्ष्य देश भर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्ध को सुगम बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन। कटर, चार्ल्स एमी कटर बोला जाता है। चार्ल्स एमी कटर की रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कब प्रकाशित हुई है? 53 का आंसर होगा आपका, इसका आंसर आपका ए होगा, 1876 ईस्वी में हुआ है। 1876 ईस्वी में हुआ है। चलिए कुछ जान लेते हैं। चार्ल्स एमी कटर के द्वारा लिखी गई, जो एक प्रभावशाली अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। कैसे लाइब्रेरियन थे? तो अमेरिकन के लाइब्रेरियन थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा पॉइंट बाई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में बहुत डिफरेंट है। चलिए विस्तार से समझा देते हैं। ऑटोबायोग्राफी किसे बोला जाता है? ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले लेखक द्वारा स्वयं लिखता है, ठीक है, और बायोग्राफी कोई और लिखता है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा कि बी होगा इसका आंसर। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, यह पुस्तक खास तौर पे बायोग्राफी को जीवनी, ठीक है, जीवनी बोला जाता है, या किसी व्यक्ति के जीवन का विवरण होता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। लेखक शोध, साक्षात्कार और विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके जानकारी एकत्रित करता है। ठीक है, अब चलिए ऑटोबायोग्राफी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होता है। आत्मकथा यह स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखी अपने जीवन का विवरण होता है। यह लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, यादों और दृष्टिकोणों पर आधारित होता है। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास, बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन। इंटर लाइब्रेरी लोन किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है ये क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा 55 का बी, इसका 55 का होगा बी, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन सहभागिता से है। चलिए कुछ जान लेते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में। क्या है? सबसे पहले इंटर लाइब्रेरी लोन यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत एक पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए दूसरे पुस्तकालय में ऐसी सामग्री, मतलब पुस्तकें, लेखक आदि उधार ले सकता है जो उसके अपने संग्रह में उपलब्ध नहीं होता है। इंटर लाइब्रेरी लोन का वन लाइनर में आप समझ सकते हैं तो ये है कि एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय के लिए
पाठक के लिए पुस्तक उपलब्ध करवाता है, जो उसके पास नहीं रहता वो पुस्तक कहीं और से मंगवाता है, तो उसी को इंटर लाइब्रेरी लोन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 वर्ड कैट किसका उत्पाद है? किसका उत्पाद है? इसका आंसर OCLC होगा। चलिए, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस है, जिसमें दुनिया भर में हजारों पुस्तकालय संग्रह की जानकारी शामिल है। लिख लीजिएगा पॉइंट बाई 1। पॉइंट 2, OCLC एक वैश्विक पुस्तकालय सहकारी संस्था है, जो साझा प्रयोगी सेवा, मूल्य शोध, सामुदायिक कार्यक्रम प्रदान करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, शोधकर्ता, छात्र और आम पाठक वर्ल्ड कैट का उपयोग पुस्तकों, पत्रिकाएं, संगीत, वीडियो और अन्य सामग्री खोजने के लिए उनके निकटतम पुस्तकालय में उनकी उपलब्धता का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57 क्वेश्चन। DDC में फिनिक्स शेड्यूल का अर्थ क्या है? 57 का आंसर होगा आपका ए होगा पूरी तरह से नया और पुनर्गठित शेड्यूल बोला जाता है। और DDC कब आया है आपको पता होना चाहिए कि 1876 में आया है, मेलविन डेवी के द्वारा आया है। और चलिए इतना तो काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन। करेंट कंटेंस किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? 58 का आंसर होगा आपका ए। यह एक CA मतलब सामायिक जागरूकता सेवा है। ठीक है, सामायिक जागरूकता सेवा का उदाहरण है एक ऐसी सेवा थी जो शोधकर्ताओं का हाल ही में प्रकाशित एकेडमिक पत्रिका के लेखों की विषय तालिका मतलब टेबल, ठीक है, टेबल प्रदान करती है। ठीक है, CA का करेंट अवेयरनेस सर्विस बोला जाता है, याद रखिएगा फुल फॉर्म भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 क्वेश्चन आज का। 59 क्वेश्चन है, पुस्तकालय में वीडिंग आउट या संग्रह छटाई का क्या अर्थ है? 59 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार मिलेगा आपको। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा आपका बी, अनुपयोगिक या क्षतिग्रस्त पुस्तकों को संग्रह से हटाना। क्षतिग्रस्त मतलब जो बहुत पुराने बुक हो जाते हैं और रखे रखे खराब हो जाते हैं, उन्हीं को छटाई करना, उसी को बोला जाता है संग्रह छटाई। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन आज का। ई बुक 16 क्वेश्चन है। ई बुक क्या है? ई बुक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध पुस्तक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध पुस्तक है। यह एक पुस्तक का डिजिटल संस्करण होता है, जिसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेबल में समर्पित ई रीडर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ई बुक में पारंपरिक मुद्रित पुस्तकों की तरह पाठ, चित्र या दोनों हो सकते हैं, और सभी मल्टीमीडिया सुविधाएं भी शामिल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है, बुलियन ऑपरेट्स एंड और नोट का उपयोग किसमें होता है? एंड और नोट का उपयोग किसमें होता है? ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इसका आंसर सी है होगा, सूचना खोज इंफॉर्मेशन सर्च में होता है, सर्च करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड मतलब ऑपरेटर खोज परिणाम को उन दस्तावेजों तक सीमित करता है जिसमें सभी निर्देशित शब्द शामिल होते हैं, जैसे पुस्तकालय एंड स्वचालन। अब आगे जानते हैं और के बारे में, OR के बारे में। OR क्या है? ये ऑपरेट
खोज परिणामों का विस्तार करता है ताकि उसमें निर्देशित शब्दों में से कोई भी एक शामिल हो, जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं नोट के बारे में। नोट क्या है? NOT के बारे में ऑपरेट विशिष्ट शब्दों वाले दस्तावेजों को खोज परिणामों से बाहर करता है। जावा नोट काफ़ी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन। फीड का पूर्ण रूप से जब इसे भंग किया गया है तो इसका आंसर होगा 62 का बी, इंटरनेशनल फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन जोड़ा गया है। तो चलिए फीड के बारे में जान लेते हैं। फीड आपका 1895 में आया है। 1895 में आया है। पॉट आउटलेट और हेनरी ला फॉन्ड के द्वारा आया है। ये खास तौर पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी IIB के रूप में लिखी गई है। ठीक है, आगे विस्तार से और जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, किस संगठन के नाम में कई बार परिवर्तन हुए हैं और 1988 में 1988 में यह इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम आपको बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द पूछा जाएगा कि 1988 में जोड़ा गया है। डॉक्यूमेंटेशन शब्द फीड बना है। ठीक है, ऐसे फीड बना कब है? तो 1895 में 1895 में बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट भी बता देते हैं हम आपको कि फीड के सूचना विज्ञान और प्रलेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वित्तीय कठिनाइयां के कारण 2002 में इसे भंग कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन आज का। सीसी में एंटीरोराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI का प्रयोग किसके पहल होता है? 63 का आंसर होगा आपका ए, स्पेस फैक्ट से होता है। स्पेस फैक्ट से होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। ACI का प्रयोग करने में वर्गांक में इन समान अवधारणाओं को प्राथमिकता मिलती है, जिससे संबंधित प्रलेख एक साथ सामूहिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो 64 का आंसर होगा सी, डॉक्टर रंगनाथन जी को माना जाता है। डॉक्टर रंगनाथन जी को माना जाता है। SR का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। कई बार पूछा जाता है कि SR का सियाली होता है, R का होता है रामामृत होता है। और रामामृत इनका जन्म याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जन्म इनका 9 अगस्त, रियल 9 अगस्त है, लेकिन स्कूली डेट के अनुसार 12 अगस्त 1892 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 क्वेश्चन। पेरिस प्रिंसिपल्स 1961 किससे संबंधित है? 65 का आंसर होगा आपका बी, पुस्तकालय सूचीकरण से है। पुस्तकालय सूचीकरण से है। 65 का आंसर हो गया आपका। तो कुछ जान लेते हैं। 1961 में कैटलॉगिंग प्रिंसिपल से संबंधित है। यह पूर्णतः जान लीजिए कि अक्टूबर 1961 में पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स में अपनाए गए सिद्धांतों को एक समूह है। एक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लिखिएगा। एक सिद्धांत का उद्देश्य दुनिया भर में सूचीकरण नियमों में एक रूपता लाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथ सूची डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक करते हुए। 66 क्वेश्चन। मोनोग्राफ समानता
किससे संबंधित होता है? मोनोग्राफ किससे संबंधित होता है? तो चलिए इसका आंसर होगा आपका बी। बी होगा इसका आंसर। एक विशिष्ट विषय पर एक विस्तृत पुस्तक है 66 का। तो यह एक जान लेते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट है। लेखक, लेखन एक प्रकार का है जो किसी एक विषय या किसी विषय के एक सीमित पहलू पर गहराई में केंद्रित होता है। मोनोग्राफ आमतौर पर किसी विशेष द्वारा लिखा जाता है और इसमें एक विषय व्यापक, विस्तृत और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि मोनोग्राफ मुख्यतः पत्रिकाओं या संपादित संग्रहों के विपरीत होता है, जिसमें कई लेखकों द्वारा विभिन्न विषयों पर लेख शामिल हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीपीबीएस मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीपीबीएस और जीरो बेस बजट दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीपीबीएस का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिए, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम क्या है? तो बजट जिस तरह से आपका आ रहा है तो इसका आंसर होगा आपका ए, बजटिंग तकनीकी है। जान लेते हैं इसके बारे में। पीपीबीएस आपका 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग में रॉबर्ट मैकनमारा द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। बाद में अन्य सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है। तो बताइएगा जे मतलब जीरो बेस बजट कब आया है और किसके द्वारा लाया गया है? कमेंट में करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग मतलब NPTEL किसकी पहल है? इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे पूछा जा चुका है। NPTEL किसकी पहल है? तो 68 का आंसर होगा आपका बी। इसका आंसर होगा आपका बी होगा। AICTE और IITS का है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये जान लेते हैं कब शुरू किया गया। तो शुरुआत आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था और भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया था। बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा और वित्त पोषित किया गया था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानवीकरण और प्रबंधन में गुणवत्ता ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वीडियो व्याख्या निःशुल्क उपलब्ध कराना होता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? बहुत ही घुमा के क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? इसका आंसर बहुत ही इजी है, परंतु इसका आंसर है आपका सी, 1928 ईस्वी में किया गया था। 1928 ईस्वी में किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ 1928 में तो 5 लॉ लाए थे, परंतु 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो कुछ जान लेते हैं और कि विज्ञान का 5 लॉ भी 1928 में ही पूर्णतः बना था। और डॉक्टर रंगनाथन ने 1924 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन पद को संभाला था। बाद में इन्होंने अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो परंतु आपसे एक सवाल रहेगा कि 1924 में कब 1924 में डॉक्टर रंगनाथन ने पहली बार कहाँ लाइब्रेरियन बनाए गए थे? कहाँ के लाइब्रेरियन? तो मद्रास के लाइब्रेरियन बनाए गए थे। ठीक है, प्रथम लाइब्रेरियन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 3 साल बाद मतलब 1925 में इंग्लैंड से वापस आए थे। तो उसके बाद आपको 3 साल वक्त लिए थे 5 लॉ बनाने में। ठीक है, उसके बाद प्रकाशित किया गया था 1931 में। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं।
70 क्वेश्चन आज का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल आउटिंग स्टेट्स SFAS किससे के द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा आपका FASB, फाइनेंशियल आउटिंग स्टेट्स बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन वर्क का उद्देश्य क्या है? 71 का डॉक्यूमेंटेशन वर्क, चलिए विस्तार से समझते हुए इसका आंसर होगा आपका ए, सूचना का संगठन और प्रसार है। सूचना का संगठन और प्रसार है। ठीक है, तो कुछ जान लेते हैं। प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंटेशन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज मतलब पुस्तकों, लेखक, रिपोर्ट, डेटा आदि से जानकारी एकत्र करना, संसाधित करना, व्यवस्थित करना, संग्रहित करना और उसे उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना शामिल किया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि प्रलेखन कार्य में अमूर्तीकरण एब्स्ट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्टिंग अनुक्रम, इंडेक्सिंग, वर्गीकरण, सूचीकरण और सूचना पुनर्प्राप्ति जैसी गतिविधियां शामिल है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन आज का। 72 क्वेश्चन, ऑर्थोमार्क किस प्रणाली का हिस्सा है? ऑर्थोमार्क किस प्रणाली का हिस्सा है? 72 का आंसर होगा आपका ए, कटर ऑर्थोमार्क्स का है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए आपका। तो ऑर्थोमार्क जिसे कटर नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, यह एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। यह किसी विशेष वर्गीकरण संस्था के भीतर पुस्तकों को लेखक के अपना उपनाम के अनुसार व्यवस्थित करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73 क्वेश्चन आपका है, पुस्तकालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम किसके लिए आयोजित किया जाता है? 73 का आंसर होगा आपका बी, नए पाठ को उपयोगकर्ताओं के लिए किया जाता है। चलिए कुछ विस्तार से समझते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य नए उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के संसाधनों, सेवा, आउटलेट, नियमों और नीतियों में प्रचलित कराना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा जा चुका है KBS NBS में। Z39.5 क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 74 का आंसर आपका होगा बी, यह नेटवर्क प्रोटोकॉल जो डेटाबेस खोज और पुनः प्राप्ति के सक्षम बनाता है। ठीक है, इसका कुछ जान लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न कंप्यूटर प्रणालियों पर डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनः प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। 75 क्वेश्चन आज का, मीडिया लिटरेसी में क्या शामिल है? 75 का आंसर होगा आपका ए, विभिन्न मीडिया प्रारूपों तक पहुंचाने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76 क्वेश्चन, कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो 76 का होगा आपका आंसर ए, UGC ने की थी। UGC के द्वारा शुरू किया गया था। इस जान लीजिएगा कि शुरुआत कब किया गया, तो 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 77 क्वेश्चन पे। 77 क्वेश्चन है, CC में
राउंड्स और लेवल्स का प्रयोग किस पक्ष मतलब फैक्ट के लिए होता है? तो चलिए, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सीसी का आंसर होगा आपका 77 का आंसर होगा डी, स्पेस और टाइम के लिए किया जाता है। स्पेस और टाइम के लिए किया जाता है। और ये अवधारणा आपको चौथा संस्करण, याद रखिएगा, सीसी का चौथा संस्करण में किया गया था। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बताइएगा कि चौथा संस्करण सीसी का कब आया था। कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि सीसी का 4 एडिशन कब आया। 78 क्वेश्चन, फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? फैक्ट ऑन फाइल्स 78 का आंसर होगा आपका सी, समाचार डाइट्स, सामयिक घटनाओं का सार है। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा, यह एक अमेरिकन प्रकाशन है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार का साप्ताहिक सारांश प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1940 में किया गया था। 1940 में किया गया था। पुस्तकालय, स्कूल और शोधकर्ताओं के सामयिक घटनाओं के लिए किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन है, पुस्तकालय में पुस्तकों को शेल्फिंग के लिए न्यू इंग्लैंड मेथड किसने विकसित किया था? 79 का आंसर होगा आपका डी, चार्ल्स ज्वेट के द्वारा किया गया था। चार्ल्स सी ज्वेट के द्वारा किया गया था। 79 का डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि न्यू इंग्लैंड मेथड शब्द का कोई एक सार्वभौमिक रूप स्वीकृति परिभाषा नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 क्वेश्चन आज का, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी एक परियोजना है? वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी परियोजना है? ये VVI है, लिख लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। 80 का आंसर होगा ए, यूनेस्को का प्रकाशन है, यूनेस्को ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा है। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी आपका। तो कुछ विस्तार से समझ लेते हैं 80 का। इसकी शुरुआत 2005 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा की गई थी। यूनेस्को के सहयोग से ये 2009 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 क्वेश्चन आज का। 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीमेटिक वेव का विचार किसने प्रस्तुत किया था? सीमेटिक वेव का विचार किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो कुछ जान लेते हैं कि सबसे पहले इनके द्वारा WW का आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कई बार पूछा जाता है। सीमेटिक वेव वर्ल्ड वाइड वेव का एक विस्तार है जिसका उद्देश्य वेब पर डेटा को इस तरह से संरचित और टैग करना है कि इसे मशीनों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा जा सकता है। 82 क्वेश्चन, कहानी सुनाना। कहानी सुनाना पुस्तकालय के किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है? तो 82 का आंसर होगा बी, प्रसार सेवा का उदाहरण है। चलिए 83 पे आते हैं। AACR 2R में R का क्या अर्थ है? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो R का होता है रिसीव्ड बोला जाता है, रिसीव्ड बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपको एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन रिवीजन बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, रिवाइज भी बोल सकते हैं, रिवीजन भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। ACR 1 कब आया था? 2 कब आया? आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ACR 1 कब आया तो आप बताइएगा। ACR 2 1978 में आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो सूचना स्रोत हम आपको बताएं कि 3 प्रकार के सूचना स्रोत आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ठीक है, तो प्राथमिक में खास तौर पे स्टैंडर्ड आपका प्राथमिक
और द्वितीय दोनों प्रकार का सूचना स्रोत हो सकता है, हालांकि इसे मुख्य रूप से प्राथमिक सूचना स्रोत में माना जाता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट टाइम वेस्ट करते हुए। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इनमें प्रविष्टि किस क्रम में व्यवस्थित होता है? 85 का आंसर होगा आपका 85 का सी होगा इसका आंसर। वर्गीकरण कॉल नंबर के अनुसार होता है, मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड प्रविष्टि वर्गीकरण कॉल नंबर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में कॉपीराइट अवधि लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक रहता है? भारत में, विश्व में अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूजन मत लीजिएगा। भारत में ऐसे पूछा जाएगा आपसे, तो भारत में इसका आंसर होगा। भारत जब भी पूछे तो आप 60 क्वेश्चन लगाइएगा। 60 वर्ष लेखक के मरने के उपरांत आपका ये 60 वर्ष तक उसके रहता है। तो इसका सबसे पहले कॉपीराइट अधिनियम कब आया था याद रखिएगा, तो 1957 में 1957 में आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपीराइट के बारे में विस्तार से समझ लीजिएगा। 87 क्वेश्चन, डीडीसी का कौन सा संस्करण मानक संस्करण स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में जाना जाता है? 87 का हो जाएगा आपका बी, 15वां संस्करण को जाना जाता है। 15वां संस्करण को जाना जाता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। 15वां संस्करण 1951 में आया था। स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में निर्मित किया गया था इसका। ठीक है, डीडीसी का 15वां संस्करण 1952 में इसका संशोधित संस्करण रिसीव्ड 15 एडिशन भी जारी किया गया था, लेकिन आप याद रखिएगा 51 में ही संस्करण आया था। रिसीव्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक करते हुए। 88 क्वेश्चन पे आते हैं अब। 88 क्वेश्चन क्या बोला? नॉलेज मैनेजमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? 88 का आंसर होगा आपका बी, संगठन के ज्ञान संपादक को पहचानना, बनाना, साझा करना और उपयोग करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन, पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त पुस्तकों की मरम्मत और रख रखाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको जरूर समझा दूंगा। 89 का रहेगा आपका सी, संरक्षण और परीक्षण बोला जाता है। 89 को कहा जाता है आपका। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन आज का। ईयर बुक में समानता किस अवधि की जानकारी होती है? 90 का आंसर होगा आपका ईयर बुक। एक वर्ष की जानकारी होती है, इसमें एक वर्ष की जानकारी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर बुक एक वार्षिक प्रकाशन है जो पिछले वर्ष में घटित उपलब्धि, आंकड़े और सारांश प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह किसी विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान ईयरबुक, संगठन जैसे स्कूल ईयरबुक, भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश में ईयरबुक, ठीक है, संबंधित हो सकता है। ईयरबुक आपका जानना इंपॉर्टेंट है, और ईयरबुक के इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको साल में एक बार प्रकाशित होता है, जो पूर्णतः ऐतिहासिक अवलोकन के लिए उपयोगी संसाधन होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन। डेसीडॉक डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संगठन से संबंधित है? 91 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, केबीएस में आ चुका है कई बार, एनबीएस में भी। इसका आंसर बी होगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा क्यों है कि यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इसी के द्वारा इसी को बनाया गया था। डेसीडॉक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, देख सकते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ के एक प्रयोगशाला में स्थापना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य डीआरडीओ के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग को वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करता है। रक्षा अनुसंधान संबंधित प्रकाशनों का प्रबंधन करना और सूचना प्रसार सेवा से संचालित करना रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। 92 क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। सीसी के छठे संस्करण में कितनी मौलिक श्रेणी है? कितनी मौलिक श्रेणी है? तो सीसी में आपका 92 का आंसर होगा आपका
बी, जैसे कि PMEST के बारे में हम कई बार बोल चुके हैं, पर्सनालिटी हिंदी में होता है पदार्थ, सॉरी व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, और मैटर का होता है पदार्थ, ऊर्जा मतलब एनर्जी, स्थान मतलब स्पेस, टाइम मतलब समय, और किसके द्वारा आया है तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 93 का क्वेश्चन का। RSS क्या उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकते हैं? 93 का आंसर होगा आपका ए, नई सूचनाओं और अपडेट को स्वचालित रूप से वितरित करने के लिए किया जाता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94 क्वेश्चन, समय ज़्यादा हो चुका है, मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक्सेस रजिस्टर, एक्सेस रजिस्टर का सबसे पहले उसका आकार जान लीजिएगा आप। पुस्तकालय में क्या दर्ज किया जाता है? एक्सेस रजिस्टर के बारे में जानना अनिवार्य है। आकार जो जानते हैं वो कमेंट में करिएगा जरूर कि कितने साइज का होता है, इसका साइज बताइएगा। 94 का आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर सी होगा आपका। पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों का स्थानीय रिकॉर्ड रखता है एक्सेस रजिस्टर। ठीक है, एक्सेस रजिस्टर खास तौर पे आमतौर पे एक्सेस नंबर एक द्वितीय पहचान संख्या है, प्राप्ति तिथि, लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, मूल्य और स्रोत मतलब भी इम्पॉर्टेंट है जैसी जानकारी शामिल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95 का आज का क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन है साइंटिस्ट इंडेक्स SCI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 95 का आंसर होगा आपका ए होगा, यूजीन गारफील्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं आपको जरूर बताता चलूँगा। 96 क्वेश्चन, ILA बुलेटिन, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ILA बुलेटिन का वर्तमान नाम क्या है और ILA के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका अब नाम आपका हो चुका है बी, जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन परंतु मैं बता देता हूं आपको कि जर्नल्स ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन तो नाम जाना जाता है, परंतु इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा आधारित त्रैमासिक पत्रिका है। यह एक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर शोध, लेख, केस, समीक्षाएं और संघ की गतिविधियों से संबंधित लेखक के समाचार प्रकाशित करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन आज का। समय समाप्त होता जा रहा है। UDC के समान कॉमन सामान्य सहायक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 97 का सी होगा, विभिन्न प्रतीक जैसे कोष्ठ, उद्धरण चिन्ह आदि के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन है, मैक्सलो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पुस्तकालय प्रबंधन के किस पहलू से संबंधित है? 98 का आंसर होगा आपका सी, कर्मचारी अभिप्रेरण से संबंधित है, इसका आंसर सी होगा। 99 क्वेश्चन आज का अंतिम सेकंड क्वेश्चन है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन किसकी एक संस्था है? 99 का आंसर आपका होगा बी, UGC की एक संस्था है। तो आपको पता होना चाहिए कि CEC की स्थापना 1993 में UGC के द्वारा किया गया था, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता संबोधित करना, बढ़ावा देना रहता है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीटेड क्लास होने जा रहा है। DRTC की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कब की गई और किसके द्वारा की गई है? और जितना भी आपका आंसर अभी तक सही हुआ वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है जवाब। और इसका आंसर होगा 100 का आंसर होगा आपका ए, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था, 1962 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना और कहाँ है तो बेंगलोर में स्थित है, आपका बेंगलोर में स्थित है। एक बड़ा नोटिफिकेशन क्लास समाप्त होने के बाद एक नोटिफिकेशन सुन के जाइएगा कि BPSC का क्लास ललीन एकेडमी का आप सर्च कीजिएगा,
आपके लिए जीके जीएस स्पेशल चलाया जा रहा है, उसमें 1 लाख से सब्सक्राइबर ज़्यादा है और आप लोग अगर प्यार और उसी के अकॉर्डिंग आपका एनसीईआरटी भी बुक कंप्लीट किया जा रहा है ललीन एकेडमी के द्वारा। तो आप लोग ज़रूर, अभी आप लाइब्रेरी साइंस ललीन एकेडमिक 2.0 पे देख रहे हैं, जिनको जीके कंप्लीट करना है, बीपीएससी लाइब्रेरियन का सपना है, तो वो ललीन एकेडमिक में जाके ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उसमें टॉपिक बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको लाइब्रेरी टीचर में बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान होगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरा क्लास भी चल रहा है, और कितना क्लास आपका अभी तक फ़िलहाल 100 में से कितना सही हुआ है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल 8 बजे रात 9 बजे 8 बजे रात में।